तो आज अपन कर रहे हैं वर्किंग ऑफ ईयर, यानी कान जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं। कान या कर्ण शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा सुनने का कार्य करते हैं। यानी जो ईयर हैं, अपने कान जो है, इनके मेन दो काम हैं। एक संतुलन बनाए रखना और दूसरा सुनने की क्रिया। पहले अपने लेते हैं संतुलन क्रिया या इक्विलिब्रेशन। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम जो है ईयर करते हैं या कर्ण करते हैं। जो बैलेंस बनाने का काम है ये मुख्य रूप से कान के अंदर जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर यूट्रिकुलस, सैकुलस व सेमी सर्कुलर कैनाल, ये तीनों मिल करके जो बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। संतुलन या बैलेंस की जो संवेदना है दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है स्थैतिक यानी स्टैटिक और दूसरी है डायनेमिक एंड काइनेटिक, गतिक। स्थैतिक का मतलब है कि जो स्थिर अवस्था में या विश्राम अवस्था में या अपने जैसे बैठी हुई अवस्था में, तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, शरीर की तुलना में सिर की स्थिति में होने वाले जो परिवर्तनों का ज्ञान है वो यूट्रिकुलस व सैकुलस द्वारा होता है। यूट्रिकुलस यानी स्टैटिक कंडीशन के अंदर जो या विश्रामावस्था के अंदर जो अपने शरीर की सिर की स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं वो उनका ज्ञान जो है, उनका आभास जो है यूट्रिकुलस व सैकुलस द्वारा होता है। यूट्रिकुलस में एक व सैकुलस में दो सेंसरी स्पॉट होते हैं जिनको अपने मैकुला कहते हैं। प्रत्येक सेंसरी स्पॉट में जिलेटिनस ओटोलिथ मेम्ब्रेन व ओटोलिथ्स पाए जाते हैं। ओटोलिथ कुछ जो कण होते हैं जो कि इसके अंदर सेंसरी स्पॉट में इसमें जिलेटिनस द्रव जो एंडोलिम्फ जो होता है इसका, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये उसमें मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जब भी सिर झुकता है या मुड़ता है या उल्टा होता है तो ओटोलिथ एक और झुक जाते हैं। तो ओटोलिथ के झुकने से क्या होगा, सेंसरी सेल के जो हेयर हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट होकर के वो इम्पल्स उत्पन्न करते हैं जो कि सेंसरी नर्व के द्वारा ये इम्पल्स मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो मस्तिष्क ब्रेन से ये मोटर नर्व के द्वारा वापस उपयुक्त प्रतिक्रिया की प्रेरणा जो है शरीर की स्केलेटल जो मसल्स होती है उनको भेजी जाती है ताकि वो उस स्थिति को वापस नॉर्मल करे, संभाले, यानी बैलेंस, संतुलन बनाए। दूसरी स्थिति आती है डायनेमिक एंड काइनेटिक सेंसेशन, यानी जब अपने मूवमेंट होता है, गति होती है, उस समय बॉडी का बैलेंस जो बनता है वो किस प्रकार है। तो चलते समय संतुलन बनाए रखने का कार्य जो है सेमी सर्कुलर कैनाल करती है। ये कैनाल एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। इनके एम्पुला, इनके जो अग्रभाग होते हैं, नीचे के जो भाग होते हैं वो फूले हुए भाग होते हैं जिनको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में एक एक सेंसरी क्रिस्टा पाया जाता है। इनके एंडोलिम्फ की असमान गति द्वारा संवेदी कोशिकाएं स्टिमुलेट होती है। एंडोलिम्फ के अंदर इनमें जब भी बैलेंस बिगड़ता है तो इनका जो एंडोलिम्फ होता है
वो एंडोलिफ एक तरफ आ जाता है, यानी उस एंडोलिफ के कारण जो सेंसरी सेल्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो शरीर जिस ओर झुकता है उस ओर की सेमिसर्कुलर कैनाल की एम्पुला में एंडोलिफ अधिक पहुंच जाता है। जिस ओर शरीर झुक है उस ओर की एम्पुला में एंडोलिफ अधिक पहुंचता है, जिससे एम्पुला की सेंसरी सेल्स जो होती है उनके हेयर्स उस ओर मुड़ जाते हैं, जिससे सेंसरी सेल स्टिमुलेट हो जाती है। और सेंसरी सेल स्टिमुलेट होकर के ये एक जो इम्पल्स होता है उसको सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन वही मोटर नर्व के द्वारा जो इम्पल्स जो वापस भेजता है टांगों की पेशियों को, कि जब चलने की क्रिया होती है उस समय बैलेंस बिगड़ता है, तो बैलेंस को मुख्य रूप से जो है टांगें ही उस बैलेंस को संभालती है। तो टांगों की जो पेशियां होती है उनमें एक मोटर नर्व के द्वारा आवेग आता है और वो उसको शरीर का संतुलन बनाने का जो आवेग आता है मस्तिष्क के, उसके आधार पर वो बॉडी टांगें जो है उसी अनुसार क्रिया करके बैलेंस बना देती है। तो इस तरह से ये चलते हुए यानी मूवमेंट की स्थिति के अंदर इसके द्वारा बैलेंस बनाया जाता है। दूसरा काम है इसका सुनने की क्रिया, हियरिंग। सुनने का कार्य जो कान के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यानी कॉर्टी के जो अंग होते हैं उनके द्वारा होता है। वातावरण से जो ध्वनि तरंगें आती है वो बाह्यकरण का जो पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ईयर का बाहर एक जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो पिन्ना है, तो पिन्ना से टकराती है। तो पिन्ना क्या करता है, इन ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके उसको जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके अंदर भेजता है, ईयर कैनाल के अंदर भेज देता है। तो ऑडिटरी कैनाल से ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये सीधे जो मिडल ईयर के अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यानी जो ईयर ड्रम जिसको कहते हैं, तो ईयर ड्रम से टकराती है और उसमें कंपन उत्पन्न करती है। तो ये जो कंपन उत्पन्न होते हैं, ये कंपन जो मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स पाई जाती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो इन जो बोन्स के द्वारा ये कंपन जो है फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुंचता है। जो ये मिडल ईयर की जो बोन्स होती है ये एक विशेष रूप से व्यवस्थित होती है। तो इनके विशेष इस विन्यास के कारण ही जो कंपन की तरंगें होती है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से फेनेस्ट्रा ओवलिस तक पहुँचते पहुँचते कम विस्तृत परंतु अधिक प्रबल हो जाती है, यानी इनका फैलाव कम हो जाता है परंतु ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इससे क्या होगा, स्केला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ जो द्रव होता है पेरिलिम्फ, उसमें कंपन हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ कंपन जो है फेनेस्ट्रा रोटेंडा के माध्यम से स्केला टिम्पेनी के पेरिलिम्फ में भी पहुंचते हैं। तो इससे क्या होगा, स्केला मीडिया की दोनों दीवारें यानी जो ऊपर की झिल्ली जो है वो रेजिनर मेम्ब्रेन और दूसरी जो है बेसिलर मेम्ब्रेन की जो आधार में होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन, तो दोनों झिल्लियों के अंदर कंपन होता है। कंपन इनकी झिल्लियों से होकर के एंडोलिफ में पहुंच जाता है, और जब बेसिलर मेम्ब्रेन में कंपन होते हैं तो उसमें उपस्थित कॉर्टिक ऑर्गन की सेंसरी सेल के हेयर जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से बार बार छूते हैं।
कोटी ऑर्गन की सेंसरी सेल के जो हेयर हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से बार बार छूते हैं, जिससे हियरिंग इम्पल्स उत्पन्न होते हैं। और ये इम्पल्स जो है वो 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा ब्रेन को पहुंचा दिए जाते हैं। ब्रेन उपयुक्त ग्राही अंगों को प्रतिक्रिया की प्रेरणा भेज दी जाती है ब्रेन के द्वारा। ध्वनि तरंगों का जो मेन पथ है उसके बारे में 2 अलग अलग मत हैं। पहला मत कहता है कि इस ध्वनि तरंगें जो है सिर्फ फेनेस्ट्रा ओवेलिस के द्वारा ही कोक्लिया में पहुंचती है, और ये स्केला वेस्टिबुलाई से होकर हेलिकोट्रेमा से गुजरकर स्केला टिम्पैनी, डायग्राम में ये बताया गया है, ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई दिखाया गया और नीचे इसमें स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला टिम्पैनी से जोड़ने का जो छिद्र है वो हेलिकोट्रेमा कहलाता है। तो ये मिडल ईयर की जो ये बोन्स दिखाई गई है इसमें मेलियस, इंकस और स्टेपीज जो होती है वो फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जुड़ती है। तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस के अंदर कंपन, इन बोन्स के द्वारा जो कंपन होता है वो फेनेस्ट्रा ओवेलिस से होकर स्केला वेस्टिबुलाई में आता है। स्केला वेस्टिबुलाई से ये हेलिकोट्रेमा के द्वारा स्केला टिम्पैनी में जाता है। यानी तो जो स्केला टिम्पैनी की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन, और ऊपर जो स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है रेजिनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के अंदर कंपन होते हैं। तो ये कंपन होते हैं, ये इन मेम्ब्रेन से होकर के बीच का जो स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया में पहुंच जाता है। स्केला मीडिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी होते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टी के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसके वो अपने उनमें सेंसेशन होता है। तो वो हेयर्स जो है वो बार बार अपने इससे क्या नाम अपने टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराते हैं। कोर्टी ऑर्गन की जो सेंसरी सेल के हेयर्स हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से बार बार छूते हैं, जिससे क्या होगा कि हियरिंग इम्पल्स उत्पन्न होता है। तो हियरिंग इम्पल्स जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व के द्वारा मस्तिष्क को जाते हैं। तो इस तरह से ये इसमें ये सुनने की क्रिया होती है। तो इस पर जो 2 मत दिए गए हैं, तो वो मत इस चीज़ पे हैं कि ये जो कंपन है ये कहाँ से एंटर होकर के कहाँ वापस निकलते हैं। तो पहला मत ये कहता है कि ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस से एंटर होकर के हेलिकोट्रेमा के द्वारा ये स्केला टिम्पैनी में जाता है। तो स्केला टिम्पैनी के बाद ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस से होकर के वापस बाहर निकल जाता है, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये पहला मत है कि इसके द्वारा जो फेनेस्ट्रा द्वारा कोक्लिया में पहुँचती है, और ये स्केला वेस्टिबुलाई से होकर हेलिकोट्रेमा से गुजरकर स्केला टिम्पैनी में पहुँचते हैं, और अंत में फेनेस्ट्रा रोटेंडस पर पहुंचकर उस पर स्थित पर्दे द्वारा बाहर की ओर धकेल दी जाती है, जहाँ पर ये ध्वनि तरंगें समाप्त हो जाती है। तो इस मत को मानने वाले अधिकतर वैज्ञानिक जो है इसी मत पर सहमत हैं। दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि जो ध्वनि तरंगें जो है वो फेनेस्ट्रा ओवेलिस के साथ साथ फेनेस्ट्रा रोटेंडा में से होकर के स्केला टिम्पैनी में पहुंचती है। यानी केवल ओवेलिस से ही नहीं, फेनेस्ट्रा रोटेंडा के द्वारा भी एंटर होती है। तो दोनों के द्वारा एंटर होकर के ये टिम्पैनी में पहुंचती है। ये इनका कहना ये है, दूसरे मत, इस मत का कहना ये है कि जो हेलिकोट्रेमा जो है, जो कि छिद्र इन दोनों को यानी स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी को जोड़ने वाला छिद्र जो है हेलिकोट्रेमा, ये इतना बारीक होता है कि इसमें से ध्वनि तरंगें गुजर नहीं सकती।
परंतु इस मत में यह स्पष्ट नहीं है कि कोक्लिया के बाद ध्वनि तरंगें का अंत कहाँ होता है, कि जो ध्वनि तरंगें एक बार इम्पल्स उत्पन्न होगी उसके बाद उस ध्वनि तरंग का क्या होगा, वो ध्वनि तरंग कहाँ जाती है। तो ये इस मत से ये स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से ये इसमें सुनने की क्रिया होती है। ध्वनि की पिच ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी शॉर्ट वेवलेंथ की जो ध्वनि तरंगें होती है, ऊंचा स्वर, तथा लो फ्रीक्वेंसी अर्थात हाई वेवलेंथ की तरंगें जो होती है वो धीमा स्वर उत्पन्न करती है। अतः ध्वनि तरंग साउंड वेव के पिच पर ही बेसिलर मेम्ब्रेन की कंपन की फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है। कोक्लिया के विभिन्न भागों में स्थित सेंसरी सेल विभिन्न आवृत्तियों के प्रति अनुक्रिया करती है। शीर्ष की ओर स्थित सेंसरी सेल धीमे स्वर के प्रति तथा आधार पर स्थित कोशिकाएं ऊंचे स्वर के प्रति अनुक्रिया करती है। वास्तव में यह बेसिलर मेम्ब्रेन के कड़ेपन पर निर्भर करता है। आधार से शीर्ष की ओर कड़ापन क्रमिक रूप से कम होता जाता है। तो इस तरह से ये ध्वनि तरंगों की जो पिच है वो निर्भर करती है। तो ये था कि ईयर जो है, कान जो है, कर्ण जो है, वो किस प्रकार से अपना कार्य करता है, जिसके इसके दो काम हैं, बैलेंस बनाना और सुनने की क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।